इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल, सोशल और मॉरल रेवोल्यूशन थी, जिसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब महात्मा गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री ली। गांधी जी ने स्ट्रगल को इलाइट क्लास के लिमिटेड डिस्कशन से निकालकर आम जनता का मूवमेंट बना दिया, और यही यूपीएससी का सबसे फेवरेट एनालिटिकल एरिया है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए समझना इम्पॉर्टेंट है कि गांधी मूवमेंट्स वर नॉट जस्ट इवेंट्स बट फेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक मास मोबिलाइजेशन। वेयरएज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि ये एक फ्लो में डेवलप हुए, जहां फेस ने नेक्स्ट फेस के लिए फाउंडेशन क्रिएट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च हुआ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट करना, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, टाइटल्स सब कुछ छोड़कर एक मॉरल रेजिस्टेंस क्रिएट करना। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। आपके जो डाउट्स है, सेल्फ डाउट है, क्लियरिटी होगा। ये मूवमेंट इतना पावरफुल था कि पहली बार ब्रिटिश को रियलाइज हुआ कि इंडिया में उनका कंट्रोल सिर्फ मिलिट्री से नहीं बल्कि इंडियन कॉर्पोरेशन से चल रहा है। लेकिन इसका सडन विड्रॉ आफ्टर चोरा चोरी इंसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट है, जहां यूपीएससी ये पूछ सकता है कि गांधी जी ने मूवमेंट क्यों रोका। क्या वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन था या इमोशनल रिएक्शन था? अगर हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को देखें तो ये एक नॉन कॉपरेशन से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड था, जिसमें साल्ट सत्याग्रह एक सिंबॉलिक एक्शन के थ्रू ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। ये मूवमेंट एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां गांधी जी ने एक सिंपल कमोडिटी नमक को पॉलिटिकल वेपन बना दिया, और ये स्ट्रेटेजी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखता है कि कैसे मास कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये समझना जरूरी है कि नमक सत्याग्रह सिर्फ नमक के बारे में नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक असहयोग का प्रतीक था। इस मूवमेंट का इम्पैक्ट ये था कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अटेंशन मिला, जो ब्रिटिश के लिए एक डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करता था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में एक स्पॉन्टेनियस मास अपराइजिंग के रूट में सामने आया, जहां डू और डाई को स्लोगन दिया गया। ये मूवमेंट लीडर्स लेस हो गया था क्योंकि टॉप लीडरशिप्स को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर भी ग्रॉस रूट लेवल पर रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहा, और यही इसका सबसे पावरफुल इम्पैक्ट था। यूपीएससी यहाँ से ये क्वेश्चन बना सकता है कि क्या क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल था या नहीं, जहां कैंडिडेट्स को ये बताना होता है कि शॉर्ट टर्म में फेलियर होने के बाद भी लॉन्ग टर्म में इसने ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर किया। अगर हम गांधीयन मूवमेंट को एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क में देखें तो 3 मेजर पैटर्न सामने आते हैं: इमोशनल मोबिलाइजेशन, नॉन कॉपरेशन, स्ट्रक्चर्ड रेजिस्टेंस, सिविल डिसओबीडियंस और स्पॉन्टेनियस रिबेलियन। क्विट इंडिया ये पैटर्न समझना ही यूपीएससी क्रैक करने का की है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि इस तरह के कंसेप्चुअल डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि दे फोकस ऑन कॉज इफेक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस, जबकि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो कारण, परिणाम, प्रभाव को क्लियर समझे। इसी तरह का अप्रोच ब्रिटिश एक्ट में भी अप्लाई होता है, जहां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक का इवैल्यूएशन एक टाइमलाइन क्रिएट करता है, जो दिखता है कि ब्रिटिश कंट्रोल कैसे ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। ये एक्ट एक तरह से कॉलोनियल एक्सपेरिमेंट था, जहां ब्रिटिश इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेबोरेटरी के रूप में यूज कर रहे थे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम
फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में और उसके बेस को इग्नोर कर देते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने सोशल इविल्स के खिलाफ आवाज उठाकर एक इंटेलेक्चुअल अवेकिंग क्रिएट की, जबकि स्वामी विवेकानंद ने इंडियन आइडेंटिटी को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी। सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू एक न्यू डायरेक्शन दी जो मुस्लिम सोसाइटी को बैकवर्डनेस से निकालने का एफर्ट था। यूपीएससी यहां से आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जहां कैंडिडेट्स को ये बताना होता है कि कौन सा टॉपिक इस सब को कनेक्ट करता है, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज का अल्टीमेट इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता है। दादा भाई नारोजी की ड्रेन थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे इंडिया की वेल्थ सिस्टमैटिकली ब्रिटेन ट्रांसफर हो रही थी, जो एक साइलेंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। अगर आप इस पूरे डिस्कशन को एक लाइन में समराइज करें तो मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी के लिए एक इंटरकनेक्टेड वेब है, जहां टॉपिक दूसरे से लिंक्ड होता है, और यही अंडरस्टैंडिंग आपको एवरेज एस्पिरेंट बनाती है। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग गेन की है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलेगा डीप एनालिसिस, एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, सिलेक्शन माइंडसेट, और याद रखो यूपीएससी क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क नहीं, राइट डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क चाहिए। तो इसी के साथ मैं अक्षय कुमार आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एनालिटिकल वीडियो के साथ, अपडेट्स के साथ, जो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।